अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। माइटोसिस बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसको अगर आप समझ लोगे इजी और इंटरेस्टिंग है तो फिर हम मायोसिस की तरफ बढ़ेंगे। इसको मेजरली जो हमने मैट्रिक में भी पढ़ा होता है या हमने एफएससी में भी पढ़ा होता है, तो वही चीज़ है, बस थोड़ा सा इसमें जो है वो एडवांस स्टेजेस हैं। अच्छा, माइटोसिस है क्या? माइटोसिस बेसिकली एक सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक जो सेल है वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है। अच्छा, सेल को क्या ज़रूरत है डिवाइड होने की? सबसे पहला रीज़न है कि जब भी जो लिविंग थिंग्स हैं उन्होंने ग्रो होना होता है, या जो ज़्यादा सेल प्रोड्यूस करने होते हैं, क्योंकि जब बेबी होता है तो उसने ऑलमोस्ट बड़े तो होना ही होता है ऑब्वियसली। तो उसका जब तक सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा तो वो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। दूसरा ये होता है कि अगर कहीं चोट लग जाती है या कोई टिश्यू डैमेज होता है तो उसकी हीलिंग के लिए माइटोसिस ज़रूरी होता है। थर्ड रीज़न ये है कि अगर सेल डिवाइड ना हो तो उसकी हाइपरट्रॉफी होती रहती है, मतलब वो सेल जो है वो साइज में बड़ा होता रहता है, उसकी डिवीजन नहीं होती। और अगर इस तरह हो कि सेल साइज में बड़ा होता रहे तो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इनफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल में डाल सके, या जो वेस्ट है उसको सेल से बाहर निकाल सके। अच्छा, जो ओरिजिनल सेल होता है उसको कहते हैं पेरेंट सेल, और जो उसके 2 सेल्स उसमें से बनते हैं उसको कहते हैं डॉटर सेल्स। अब ये नीचे डायग्राम में देखें, जो फर्स्ट सेल है उसको हम बोलेंगे कि पेरेंट सेल है, और ये जो बाकी जो एंड प्रोडक्ट है, जो 2 सेल्स इससे बने हैं उसको कहते हैं डॉटर सेल्स। अच्छा, जब भी सेल डिवीजन होती है तो उससे पहले सबसे पहले उसका जो सेल है उसका डीएनए रेप्लिकेट होता है, ताकि जो 2 डॉटर सेल बन रहे हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम हो। और जब भी सेल डिवाइड होता है तो जो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में होते हैं सेम उतने ही उसमें डॉटर सेल में होते हैं। बाकी सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी सेम होते हैं। अच्छा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ड्यूरिंग लेक्चर भी पूछ सकते हैं या आप एंड पे भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी उनकी सेल डिवीजन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती, एक ही पेरेंट से जो है वो ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है। डीएनए क्या है? डीएनए की मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की, सेकंड में भी बात की। फर्स्ट लेक्चर में मैंने उसको जीन से कनेक्ट किया था, सेकंड में जब हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब उसमें देखा था डीएनए क्या है। अभी दोबारा से आप लोग रिकॉल कर लें, डीएनए क्या है? ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये जितनी भी सेल डिवीजन की एक्टिविटीज़ हैं वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा, कि जब भी सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है तो उसमें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कि डीएनए है, और उसको हम कहते हैं कि क्रोमाटिन है। नॉन डिवाइडिंग सेल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमाटिन है, बट जब सेल डिवाइड होना होता है तो वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स है। जैसे अब ये नीचे डायग्राम देखें कि ये न्यूक्लियस है और ये नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है रैंडम, ये किसी अरेंजमेंट में नहीं पड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमाटिन है। बट जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम्स है। हर जो क्रोमोसोम है उसके 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है? ये जो आर्म्स हैं इसको हम बोलते हैं कि क्रोमेटिड है, और ये जहाँ से ये जॉइन है जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं कि सेंट्रोमियर है। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये एक क्रोमेटिड है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड है। इसको हम कहते हैं कि आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड है क्योंकि उसमें डीएनए का कंटेंट सेम होता है। और ये जो कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि सेंट्रोमियर है। जब भी सेल ने डिवाइड होना होता है तो एक जो क्रोमेटिड है, जो क्रोमेटिड जब सेपरेट होते हैं और जो नया सेल है उसमें एक क्रोमेटिड जो है वो चला जाता है हर पेरेंट से। अब ये बताया गया कि ये जो क्रोमेटिड है
वो किस तरह स्पेशलाइज़ स्ट्रक्चर में चेंज होता है। सबसे पहले ये डुप्लीकेट होता है और फिर इस तरह ये स्पेशलाइज़ स्ट्रक्चर में चेंज होता है। अच्छा, डीएनए को क्या ज़रूरत है कि वो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाए जब भी सेल ने डिवाइड होना होता है, तो ये क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट डिवीज़न हो जाए। एफिशिएंट डिवीज़न से क्या मतलब है कि सेम नंबर जितने जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जो डॉटर सेल है उसमें हो। हर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में 26 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर होते हैं। अच्छा, ये पूरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम नहीं है, हमारे जितने भी बॉडी में सेल है, एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। सो 46 के अगर पेयर बनाए तो हमारे पास 23 पेयर्स आते हैं। इसके अलावा डॉग्स में 78 क्रोमोसोम्स होते हैं और 39 पेयर्स होते हैं। गोल्ड फिश में 94 क्रोमोसोम्स होते हैं, 47 पेयर्स होते हैं। लेटस में 18 क्रोमोसोम्स होते हैं, 9 पेयर्स होते हैं। और जितने भी हमारे बॉडी सेल्स हैं, जैसे सोमैटिक सेल्स हैं, गैमेट्स की बात नहीं कर रही, जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, उसमें सेम काइंड और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन के में हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो ह्यूमन के स्किन सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ह्यूमन के हार्ट सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, मसल सेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अब फ्रूट फ्लाई की बात कर लें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 8 होते हैं। फ्रूट फ्लाई के स्किन सेल में भी 8 क्रोमोसोम्स होंगे, हार्ट सेल में भी, मसल सेल में भी। अब सेल साइकिल की बात करते हैं। सेल साइकिल क्या है कि ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें सेल ग्रो होता है और डिवाइड होता है। इसकी स्टेजेस देखें, ये पूरा सेल साइकिल है। ये जो सारा पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि इंटरफेज है। और ये जो आपको ये ग्रीन जो नज़र आ रहा है ट्राइंगल, इसको ये जो प्रोसेस है ये माइटोसिस का प्रोसेस है। माइटोसिस की ये सारी स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में प्रोफेज है, मेटाफेज है, एना है, टीलो है और फिर सेल की डिवीजन होती है। सेल की डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अच्छा, जब भी सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल में चेंज होने के लिए, तो सबसे पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, ग्रो करता है सो कि वो 2 डॉटर सेल में चेंज हो। सबसे पहले माइटोसिस से पहले इंटरफेज आता है। इंटरफेज में क्या होता है कि सेल ग्रो कर रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। और इस स्टेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज आता है अक्सर कि इंटरफेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और इंटरफेज में सेल ग्रो करता है और उसकी जो है वो सेल एक्टिविटीज होती हैं, उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो इस स्टेज में रेप्लिकेट होता है। और सेल का जो साइकिल है वो मेजरली इंटरफेज होता है। ज़्यादातर जो सेल की लाइफ है वो इंटरफेज में होती है। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। एक न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियाई में चेंज होता है, डिवाइड होता है और हर एक सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। माइटोसिस जो है जितने भी बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं उसमें हो रहा होता है। अच्छा, माइटोसिस क्यों हो रहा होता है? ताकि जो न्यू डॉटर सेल हैं उसमें न्यूक्लियस के सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। ये इस चीज़ पे बड़ा एम्फेसिस किया गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए या मिसिंग हो जाए तो उसकी सूरत में फिर हम लोग को जेनेटिक डिजीजेस हो सकती हैं। ये 4 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज जो है वो प्रोफेज है, सेकंड मेटाफेज, एनाफेज थर्ड वाली और फोर्थ वाली टीलोफेज। अब बारी बारी इन स्टेजेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कोइल अप होते हैं। मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो क्रोमेटिन है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब भी सेल ने डिवाइड होना होता है तो वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो इस ये जो स्टेज है इसमें वो स्पेशलाइज्ड
स्ट्रक्चर में चेंज होता है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर अप होते हैं और एक अरेंजमेंट उनमें आ जाती है। जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसअपियर होने लगता है। ये देखें, ये जो चीज़ है ये आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होने लगती है। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये बनते हैं इस स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम्स मिडल में आके अलाइन होते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के साथ कनेक्ट होती है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो स्पिंडल फाइबर है ये सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पोर्शन होता है उसके साथ आके अटैच होता है। थर्ड में है एनाफेज। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की जो कॉपी है वो डिवाइड हो जाती है। मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हुए हैं वो जो क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है उसको सेपरेट करता है, खींचता है। तो आप देखो कि ये जो क्रोमोसोम के एक जो क्रोमेटिड की कॉपी है ये एक साइड पे आ गई है और जो हाफ क्रोमोसोम्स हैं वो एक साइड पे आ गए हैं। स्पिंडल फाइबर पुल क्रोमोसोम्स टू ऑपोजिट पोल्स। वही बात की हुई है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उन्होंने ये क्रोमोसोम्स को अपार्ट किया है। फोर्थ है टीलोफेज। इसमें जो है वो क्रोमोसोम्स दोबारा अनकॉइल होते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाते हैं। जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो दोबारा से बनने लगता है। दो न्यूक्लियाई बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या है कि जो रेस्ट ऑफ डिवीजन है, मतलब पूरा का पूरा जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसके बाद पूरा का पूरा सेल डिवाइड हो जाता है। जैसे एक सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सेम वही ऑर्गेनेल्स डॉटर सेल में आएंगे। एनिमल में जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो साइटोप्लाज्म में वो पिंच इन करता है। वो जो है वो पिंच करके तो दो सेल्स बनाता है। प्लांट सेल में जो है वो अलग से प्लेट बनती है, उसमें पिंच नहीं होता, उसमें प्लेट बनती है और अलग से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। जब भी माइटोसिस होता है या साइटोकाइनेसिस होता है तो सेल जो है वो दोबारा से इंटरफेज में जाता है। दोबारा से मतलब जो डॉटर सेल है अब दोबारा से वो इंटरफेज में जाएगा, दोबारा से ग्रो करेगा और दोबारा से उसकी सेल डिवीजन होगी। तो इस तरह से ये सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है। समरी क्या थी? पहले इंटरफेज में जाता है, इंटरफेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, फिर वो माइटोसिस में जाता है। माइटोसिस की 4 स्टेजेस थी हमारे पास। प्रोफेज था, हमारे पास मेटाफेज था, एनाफेज था, टीलोफेज था और फिर हमारे पास पूरा का पूरा जो है वो सेल की डिवीजन होती है। अच्छा, जब भी सेल ओल्ड हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो मतलब उसकी डेथ हो जाती है और फिर वो न्यू सेल से रिप्लेस होता है। और अगर इस तरह से ना हो, सेल की डेथ ना हो या जो म्यूटेटेड सेल है वो ख़त्म ना हो तो क्या होता है कि वो एबनॉर्मल डिवीजन होती रहती है। और उसकी सूरत में जो डीएनए है, बेसिकली डीएनए ही वो सारा कंट्रोल कर रहा होता है सेल डिवीजन को। तो अगर उसकी बाज़ दफ़ा वो एबिलिटी लूज़ कर देता है सेल को कंट्रोल करने की, तो इस तरह से नॉर्मल सेल्स की डिवीजन होती जाती है और वो ट्यूमर बन जाता है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर कैंसरस नहीं होता और ये स्प्रेड नहीं करता दूसरे बॉडी पार्ट्स में। मेटास्टेसिस एक ऐसा कैंसर मतलब ट्यूमर है जो कि उसकी कोई हद नहीं होती और वो इन्वेड करता रहता है डिफरेंट टिश्यूज में और वो कहीं भी बॉडी में कहीं भी फैल सकता है। अच्छा, ये एक समरी है, इसको जल्दी से आप लोग देख लें कि इंटरफेज में क्या होता है कि डीएनए की कॉपी होती है और जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सेल ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है और सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो रेप्लिकेट करते हैं। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स कोइल अप करता है और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर होता है और स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स मिडल में लाइन अप होते हैं
और जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम के साथ आके अटैच होता है। एनाफेज में क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं और मूव अपार्ट कर जाते हैं। एनाफेज में मेजर इवेंट क्या है कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की कॉपीज को अपार्ट करते हैं। टीलोफेज में क्रोमोसोम्स दोबारा से अनकॉइल होते हैं इंटू क्रोमेटिन और न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बनता है। दो न्यूक्लियर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर दोबारा से डिसअपियर होते हैं। साइटोकाइनेसिस में अगेन वो क्रोमेटिन की फॉर्म में डीएनए हमारे पास होता है और जो डिवीजन है सेल की वो होती है साइटोप्लाज्म पिंच करता है और सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो इक्वली डॉटर सेल्स में आ जाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये आपको इससे जो है ना बहुत अच्छा क्लियर होगा और इसको एक दफ़ा गौर से देखें आप लोग। Mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. In this module, you have learned mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. Mitosis involves four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. In prophase,
the chromatin condenses and becomes short and thick to form the chromosomes. In metaphase, microtubules of the spindle interact with the chromosomes. In anaphase, the sister chromatids separate out at the centromere and move towards the opposite poles as the microtubule becomes shorter. In telophase, daughter chromosomes arrive at the pole and chromatin starts to decoil, followed by the reformation of nucleoli and nuclei. सो ये लेक्चर था आज का। अभी किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे अभी पूछ लें।